चलें जी, हम अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने इस सवाल को स्टार्ट कर लिया था एज आर प्रैक्टिस। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ पार्ट्स हमने इस क्वेश्चन के कर लिए थे, कुछ हमारे पास जो है वो रह गए थे। तो हम जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आज जो है वो हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं। Just give me a minute। ठीक है, लास्ट सेशन आप लोगों ने लिया। अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ आप लोगों को डिस्कस करनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप चैट ऑप्शन पे ज़रूर जो है वो लिख दीजिएगा और सवाल आप पूछ लें। मैं माइक का एक्सेस भी आप लोगों को दे देता हूँ। आप माइक अनम्यूट करके भी कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, हमारे पास एक सिचुएशन थी। सिचुएशन का नाम था मुल्तान कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी और इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी ग्लोबली। इनबाउंड का मतलब ये है कि कस्टमर इंक्वायरी के लिए, चीज़ें पूछने के लिए इन्हें कॉल कर रहा है। आउटबाउंड का मतलब है मार्केटिंग के लिए, सेल्स एक्टिविटीज़ के लिए ये कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। हमें नज़र आया था कि इनका जो लार्जली रेवेन्यू है वो यूएस, यूरोप और दूसरी एशियन कंट्रीज़ के जो है वो हवाले से होता है। और ये दोनों तरह की इनबाउंड आउटबाउंड सर्विसेज इनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमने इस सवाल में सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश की थी, जिसमें हमें ये नज़र आया था कि भाई कंपनी का एक बहुत बड़ा चंक रेवेन्यू के इंक्रीज का एक्सचेंज रेट की वजह से आया है, एक्सचेंज इंक्रीज की वजह से आया है। लेकिन एक्सचेंज इंक्रीज के साथ साथ कुछ प्राइस इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी है अपनी जगह पे और कुछ वॉल्यूम का इफेक्ट भी है, जिसमें नंबर ऑफ कॉल्स इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था जी इनका रेवेन्यू पर एम्प्लॉय क्या है, रेवेन्यू पर कॉल सेंटर क्या है, किस तरीके से इनकी ग्रोथ होनी चाहिए, कहाँ परफॉर्मेंस इनकी बेहतर है, कहाँ इन्हें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हमने ये सारी बातें की थी। उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के बाद, इन सब चीज़ों को कोलिंग करने के बाद रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स देखे थे, कहाँ पर हैं, बोनसेस वगैरह दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कहाँ स्लाइटली हायर इंडस्ट्री टर्नओवर वगैरह है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर नंबर 2 पे हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ट्रेजरी फंक्शन एज अ प्रॉफिट सेंटर एक ऑप्टिमल बात है या नहीं। तो हमें इसमें नजर आया कि देखिए बात तो अच्छी है, कंपटीशन रहेगा, अच्छा काम होगा, डिपार्टमेंट्स फॉलो अप करेंगे, ट्रेजरी फंक्शन के सर पे प्रेशर रहेगा परफॉर्म करने का। लेकिन अगर ये सर्विस महंगी लगी तो डिपार्टमेंट शायद किसी एक्सटर्नल जगह पे चला जाए। दूसरा, ये अपने टारगेट्स को, बोनसेस को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए गलत प्रैक्टिसेस में भी डल सकते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट्स के बीच में एक रिफ्ट आ सकती है, एक खिंचाव तनाव आ सकता है कि भाई ये हमें पैसे चार्ज करते हैं तो इनको तो फला सर्विस देनी चाहिए, इनको तो ये करना चाहिए, इनको तो ये करना चाहिए। बहरहाल, रिस्क मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा सही तरीके से नहीं रहेगी, वो अपना टारगेट मीट करने के लिए कुछ भी करेंगे। ये बात हमने ट्रेजरी फंक्शन की थी। पार्ट सी को फिलहाल हमने छोड़ दिया था और पार्ट सी के बाद हमने कहा था कि जी कस्टमर डेटा, एक कस्टमर ने इन्हें रिक्वेस्ट की है कि यार मुझे मार्केटिंग करनी है, आप अपने बाकी कस्टमर्स का डेटा दें ताकि मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकूं। हमने इस बात को ऐसे डिस्कस किया था कि यार देखो अनोनिमाइज किया जा सकता है डेटा को, उसको जो है वो अनोनिमस रखा जा सकता है बगैर नाम के। आप इस तरह से मिक्स गडमट करके टोटलिटी पे शेयर कर दें कि पता ही न चले किस कस्टमर का कौन सा डेटा है। लेकिन बहरहाल अगर इंडस्ट्री छोटी होती है, प्लेयर्स छोटे होते हैं, तो ये रिस्क फिर भी रहता है। इसका सही तरीका आपको ये करना चाहिए कि आप उसकी फाइंडिंग्स एक रिपोर्ट की फॉर्म में, एक एक यानी समझे एक डैशबोर्ड की फॉर्म में, एनालिटिक्स की फॉर्म में आप प्रेजेंट करें। और एनालिटिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद ये आइडेंटिफाई ही ना हो पाए कि किस प्लेयर की बात हो रही है। एक इंडस्ट्री एवरेज चीज़ों के हवाले से आप उसमें जो है वो बता दें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें, एट द सेम टाइम आपका भी काम निमट जाए। लेकिन बहरहाल रिस्क इसमें अभी भी है। अगर किसी कस्टमर की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लूज हो जाती है तो फिर पेनल्टी, रेप्यूटेशन लॉस, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने कस्टमर से अग्रीमेंट के अंदर क्या अग्री किया हुआ है। अगर एग्रीमेंट के अंदर कस्टमर से आपने ये बात एग्री की हुई है कि आप इस तरह से अनोनिमस करके डेटा या इस तरह की कोई चीज़ सेल करेंगे तो एक अलग बात है, वरना बहरहाल इसकी रेpercussions बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, बड़े मसले मसाइल इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे और ये पूरा इस क्वेश्चन का जो है वो बैकग्राउंड था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बात give me a minute। अब हम यहाँ पे बात डिस्कस करते हैं पार्ट सी की, जिसमें ये कहते हैं इवेल्युएट हाउ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ऑपरेशंस could be used or increase could be used to create or increase competitive advantage for MCA। पहले तो भैया मुझे ये बताओ, ये competitive advantage से आपको क्या समझ आता है? What do you understand by the name by the word competitive advantage? हाँ जी, माइक पे भी जवाब दे सकते हैं, लिख के भी जवाब दे सकते हैं। आई नीड ए रिस्पॉन्स, गलत दें लेकिन रिस्पॉन्स दें प्लीज।
सर कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं कि जो आपके पास इजी जबान में एक्स फैक्टर होता है जो आपको दूसरों के ऊपर अपहीवल देता है, मतलब एक एडवांटेज देता है कि आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं हो सकते। अब वो आपकी हाँ प्रोडक्ट की जी, पोजीशनिंग हो सकती है इसको कहते हैं या कंपेरेटिव एडवांटेज। डूइंग समथिंग बेटर देन अदर, एडवांटेज ओवर द कंपेरेटर्स, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। डूइंग समथिंग बेटर देन द अदर कंपेरेटर, इसका फैक्टर क्या, मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे डेवलप होती है? अगर आपको कंपेरेटिव एडवांटेज किसी चीज में डेवलप करनी है तो आप क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है आपको? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, इंटरनल चीजों पे काम करते हैं? हाँ जी, एनीवन? इंटरनल कैपेबिलिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई अगर मैं रोल्स रॉयस बना रहा हूं तो मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोसेस बेहतर बनाएंगे, तमीम कौन सा प्रोसेस बेहतर बनाएंगे, क्या चीज आप बेहतर कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ जी, क्या बेहतर हो सकता है इस सिनेरियो में बताओ, इस सिचुएशन में बताओ क्या चीज बेहतर हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक कुड बी इम्प्रूव्ड ओवर हियर? ये हमसे सवाल में पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है इवेल्युएट हाउ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ऑपरेशंस could be used to create or increase competitive advantage for MCL। ये जरा हम देखें, ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डेटा हमारे पास आ रहा है। हम्म, ये आ रहा है हमारे पास ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डेटा। डेटा कलेक्शन, उसको एनालिसिस, रिस्पॉन्स एंड कॉल रेटिंग, कस्टमर फीडबैक, इंक्रीजिंग द रिटेंशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। देखो रेटिंग और फीडबैक तो डेटा पॉइंट है, इससे तुम कंपेरेटिव एडवांटेज क्या बिल्ड करोगे? एम्प्लॉइज को रिटेन कैसे करोगे? एम्प्लॉय रिटेन करना आउटकम है, दिस इज नॉट समथिंग विच यू डू समथिंग एल्स एंड एज ए रिजल्ट आप एम्प्लॉय को रिटेन कर पाते हैं। एज ए रिजल्ट आप क्या करेंगे, आप अपना बताएं, आप क्या करेंगे? विच व्हाट इज दैट दैट यू कैन डू? अपना एक्शन पॉइंट बताएं, कंपनी को क्या करना चाहिए यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ। सैलरीज और बेनिफिट्स देने से एम्प्लॉइज को कैसे बेहतरी आ जाएगी? आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, अपने पास इसके आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखें। आ जाएं जी, अब हम आंसर पे बात करते हैं। देखें, हमेशा याद रखें जब भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये कंपनी कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे बिल्ड कर सकती है, तो थिंक ऑफ पोर्टर्स वैल्यू चेन। हमेशा वैल्यू चेन के बारे में सोचें कि यहाँ की कंपनी की वैल्यू चेन कैसी है, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब प्राइमरीली अगर आप देखें तो आपके पास एक कॉल सेंटर का बिजनेस मौजूद है, ठीक है। कॉल सेंटर में आपके पास क्या है जी, कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर का एक बिजनेस केस है और उस बिजनेस केस के हवाले से आप यहाँ पर कॉल्स कर रहे हैं, कॉल्स करके रिस्पॉन्सेस को गैदर कर रहे हैं। अब सिंपल और आसान अल्फाज में आप यहाँ पे क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या चीजें कंपेरेटर से जो है वो अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। सर इस सब का जो सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अंदर जो कोर कोर आपकी रिसोर्स लग रही है वो आपके एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। कोर सर्विस आपके एम्प्लॉयज दे रहे हैं। तो सबसे पहला कंपेरेटिव एडवांटेज तो यहाँ पे ये बिल्ड हो सकता है, कंपेरेटिव एडवांटेज सबसे पहला तो यहाँ पे ये बिल्ड हो सकता है कि भाई आप जो बहुत सारे आप लोगों ने सही बताया है कि आप अपने एम्प्लॉयज की मजीद ट्रेनिंग करवाएं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हो, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ताकि ये जो आपकी रेटिंग है ना, कॉल सेटिस्फेक्शन रेटिंग, ये मजीद इंप्रूव हो सके।
रेटिंग विल इम्प्रूव। ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे काम बताना है कि काम क्या करेगी कंपनी। अच्छी सैलरी दे देगी, बोनसेस दे देगी, ठीक है, लेकिन उससे आउटकम क्या अचीव होगा? उससे आउटकम ये अचीव होगा कि एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। अब एक शख्स है जो जिसको एक स्किल नहीं आता, यानी मिसाल के तौर पे मैं उसे कोई काम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी बकरीद के दिन आएंगे कुछ टाइम में, मैं आपसे कहता हूँ यार आप अपने जानवर के लिए कसाई को हायर करें तो उसके पैसे बढ़ा दें बस। क्या आपके पैसे बढ़ा लेने से, अगर आप एक गवार को या ऐसे शख्स को जिसको ये काम करना नहीं आता, जो अच्छा बुचर नहीं है, अच्छा कटाई वगैरह चीजों की नहीं जानता, आप उसको जितने ज्यादा पैसे दे दें वो कभी भी आपको अच्छा काम करके नहीं दे सकता, क्योंकि उसको वो कोर स्किल नहीं आती। तो बिल्कुल आप एम्प्लॉयज को अच्छे बोनसेस दें, अच्छे पैकेजेस दें, अच्छी सैलरीज दें, बट आफ्टर मेकिंग श्योर दैट दे नो द वर्क। यू हायर अ गुड टैलेंट एंड देन पे दैट गुड टैलेंट अ गुड अमाउंट। आप उसे एक बेहतर अमाउंट पे करें, लेकिन टैलेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? टैलेंट अच्छा होना चाहिए। आपकी हायरिंग ऐसी हो कि आप बहुत अच्छे लोगों को जो है यहाँ पे अपनी कंपनी का पार्ट बनाते हैं, स्किलफुल लोगों को टैलेंट के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए जाए। गुड सैलरीज एंड बोनसेस। यहाँ हो गया जी एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये ऐसा पॉइंट है जो आप सबने सोच लिया। अच्छा, कॉल सेंटर हो या कोई भी और बिजनेस हो, एक चीज और ज्यादा काम आती है कि आप अपने कस्टमर सेगमेंट को तलाश करें जहां पर आपका मैक्सिमम रेवेन्यू बन सकता है। यानी सर कहने का मकसद, भाई जो आपके पास कस्टमर डेटा आ रहा है ना, मार्केट का जो डेटा आ रहा है, ठीक है, मार्केट डेटा निकालें, देखिए कहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है या कहाँ पे गैप्स मौजूद हैं, इनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके एक ऐसा यानी एरिया जो ज्यादा केटर्ड नहीं हुआ, आप उसको टारगेट करें। और थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनती है ना, उसको कहते हैं हाइपर फोकस। थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा किसी एक इस तरह के एरिया के ऊपर जहां से आपका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ऑन द एरिया ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू। मैक्सिमम रेवेन्यू का एरिया जनरेट हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो आप में से कितने लोगों ने ईट मुबारक का नाम सुना है? फूड पांडा का कंपेरेटर था एक टाइम पे। खैर, ईट मुबारक भी बहुत अच्छी रोबस्ट कंपनी थी, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, फूड पांडा भी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जो प्राइस वॉर चली इनके दरमियान, डिस्काउंट्स देने की और बाकी चीजें देने की, वो ईट मुबारक जीत नहीं पाया, फूड पांडा जीत गया। खैर, ईट मुबारक कंपनी बंद हो गई, पैसे खत्म हो गए और इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, पैसे जल गए। लेकिन ईट मुबारक के जो फाउंडर्स थे वो बहुत स्मार्ट थे। उनमें से कोई एक बंदा था जिसने डेटा एनालिटिक्स की फर्म बनाई। वो डेटा एनालिटिक्स की फर्म पाकिस्तान में सब इंडस्ट्रीज को डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करती थी। फिर उसके बाद वो कनाडा स्पेसिफिक हो गए कि हम सिर्फ कैनेडियन मार्केट के लिए काम करेंगे। उसके बाद वो सिर्फ हेल्थ केयर स्पेसिफिक हो गए कि हम कनाडा में भी सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे और वहां पे ऐसा जबरदस्त फोकस करेंगे, ऐसा स्किल सेट पैदा करेंगे कि उस एक पर्टिकुलर ग्राउंड के अंदर हमें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। सो व्हेन यू टारगेट द एरिया दैट इज नॉट केटर्ड, व्हेन यू हाइपर फोकस ऑन द एरिया ऑफ मैक्सिमम रेवेन्यू, फॉर योर मैक्सिमम रेवेन्यू, यहाँ पे जो तीसरी बात होती है, यू बिकम द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट सेगमेंट। अब सर इनके केस में हमें ये कैसे नजर आ रहा है? देखो, अगर इनके केस में हम बात करें ना यही चीज की, तो इनके केस में हमें नजर आ रहा है कि जो इनबाउंड है वो इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज पीपल आर गोइंग डिजिटल पोस्ट कोविड। ठीक है, डिजिटल पोस्ट कोविड। इसमें भी ये ना ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये जो इनबाउंड की कॉल्स हमारी बढ़ रही हैं, इसके पीछे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री कौन सी है, इसके पीछे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसके पीछे कौन कौन सी यानी समझो कि आइटम्स हैं, किस तरह के सवालात कस्टमर जो है वो पूछ रहा है, किस तरीके की बात पूछ रहा है। आप इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करो, आप उसके प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करो, आप कस्टमर की क्वेरीज आइडेंटिफाई करो, और क्वेरीज आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप वहां पर
अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ से मैक्सिमम बिजनेस आ रहा है, हम यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे अपने आप। ये जो हाइपर फोकस का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। फिर आप ये इवेल्युएट करें कि आपके पीक वर्सेस नॉन पीक आवर्स कौन से हैं। सर इससे क्या होगा, पीक वर्सेस नॉन पीक आवर्स से आपको स्टाफ प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। बहुत ऑप्टिमाइज प्लानिंग आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सबको परमानेंट बेसिस पे हायर करके अपनी कॉस्ट बढ़ाएं। ये भी हो सकता है कि आप कुछ अच्छे लोगों को ट्रेन करके पार्ट टाइम के लिए हायर कर ले। ठीक है, उसमें टर्नओवर रहेगा, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि यार मेरी ये 6 इंडस्ट्री सेगमेंट्स है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, 5 सेगमेंट मेरे परमानेंट एम्प्लॉइज देख रहे हैं, एक सेगमेंट में इतना वॉल्यूम नहीं होता, थोड़ा बहुत वॉल्यूम होता है, थोड़ी बहुत कॉल्स होती हैं। ठीक है, हम इसके लिए टेम्प्रेरी स्टाफ हायर करते हैं, वो इतने बजे से इतने बजे तक आएंगे और इस हिसाब से जो है वो काम हो जाएगा। अभी रिसेंटली आई वॉज हम एक आप समझे बिजनेस प्लान रेडी कर रहे थे या स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कर रहे थे फॉर अ कंपनी that is about to start its outlets in US। तो वो जो यानी उनका जो स्टोर था वो कॉफी टेक्निकली कैफे था, कॉफी कैफे टाइप और स्टारबक्स टाइप की कोई चीज जो है वो यूएस में वो स्टार्ट कर रहे थे। तो उनकी स्टाफ प्लानिंग जब आई, स्टाफ प्लानिंग की बात आई, तो हमने बाकायदा उसे तोड़ा कि भाई आपकी ब्रांड पोजिशनिंग क्या है। आप सुबह के टाइम पे मिसाल है बंदा निकलता है, गाड़ी में बैठ के जा रहा है ऑफिस, उसने एक कॉफी ले ली, एक डोनट ले लिया, मफिन ले लिया, इस तरह की कोई चीज खरीद ली। क्या आपको ऐसे पोजीशन करना है अपने आप को, या आप अपने आप को कोवर्किंग स्पेस के तौर पे पोजीशन करना चाहते हैं कि जी बहुत बड़ी सी जगह है, आए बैठे वहाँ पे ऑफिस मीटिंग्स करें, वहाँ पर जो है वो आप बैठ के हल्का फुल्का सा लंच टाइप का कर लें, क्रोसेंट सैंडविचेस होंगे, फिर आपके थोड़े बहुत पिज्ज़ा वगैरह के ऑप्शंस होंगे कि वहाँ पे बंदा बैठ के खा पी भी सकता है, ऑफिस का काम भी कर सकता है, मीटिंग्स भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्यूएसआर पे जाना चाहते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंटिंग के ऊपर। बंदा सुबह के टाइम पे ऑफिस, तो जब हमने उसको एनालाइज किया तो वहां पे सबसे ज्यादा जो कंपटीशन था वो डंकिन डोनट्स था, टिम हॉर्टन्स था, डंकिन डोनट्स था, या जिनकी कॉफी नॉर्मली लोग पीते हैं स्टारबक्स वगैरह था। तो हमें नजर आया कि भाई 70% जो सेल्स है वो दोपहर 2 बजे से पहले हो जाती है। तो दोपहर 2 बजे के बाद जो शिफ्ट थी उसमें 3 लोग थे, और दोपहर 2 बजे से पहले जो शिफ्ट थी उसमें 5 लोग थे। आपने प्रॉपर स्टाफ प्लानिंग की, वहां पे थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बच गई। तो कंपेरेटिव एडवांटेज चीजों पे सोचने में, सोचने के बाद आप एक आउटकम निकालें जिसमें आप कंपेरेटर से बेहतर हो, इसमें आपको फायदा होता है। फायदा असल यहाँ होता है, रादर देन द फैक्ट कि आप बोलें कि यार बस कंपनी को जो है वो पैसे दे देने चाहिए, कंपनी को सैलरीज बोनसेस, ये सतही बात है, सरफेस लेवल बात है। थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, थोड़ा सा गहराई में सोचो बिजनेस करने वाले के एंगल से कि वो कंपेरेटिव एडवांटेज कैसे बिल्ड करेगा। अच्छा, फिर कभी कभी आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं सर, टेक्नोलॉजी आप बहुत अच्छी यूज कर सकते हैं। आपकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी होती है टू द कस्टमर्स ऑफ व्हाट यू हैव डन। आप काम के बाद भी कस्टमर को कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं कि जी अब आपका ये हो गया, अब आपका ये हो गया, अब आपका ये काम रह गया, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया। मुस्तकिल आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप रीजंस बता रहे हैं, आप चीजें बता रहे हैं। यहाँ कस्टमर्स जो है वो कनेक्टेड फील करता है। यहाँ कस्टमर बोलता है कि यार मेरी बात रखी जा रही है, कनेक्टेड हूं मैं इनके साथ, और अच्छे तरीके से जो है वो चीज जो है वो आगे बढ़ रही। तो कहने का मकसद, टेक्नोलॉजी आपने जो है वो अच्छी कर ली, इन्हांस कर ली, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अच्छा कर लिया, आपने स्टाफ प्लानिंग अच्छी कर ली, आपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवा ली, आपने सेगमेंट्स के ऊपर फोकस कर लिया, आपने सेल्स की बहुत अच्छी टीम बना ली जो जाके क्लाइंट्स को पिच कर रही है कि आप हमें अपना कॉल सेंटर दें, हम आपका कॉल सेंटर जो है वो चलाएंगे, आपके स्टाफ की ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत अच्छी है, प्राइसिंग मजबूत है। कोई भी एक दो तीन चीज आप इसमें से कर लें, आपका कंपेरेटिव एडवांटेज बिल्ड हो जाएगा। कंपेरेटिव एडवांटेज बिल्ड हो जाएगा। एप्पल का कंपेरेटिव एडवांटेज वो स्टाइलिंग, सिंबलाइजेशन, उसे स्टेटस सिंबल बनाना, उसको मार्केट करना, पोजीशन करना एज अ सुपीरियर प्रोडक्ट। एप्पल हमेशा से इस स्ट्रैटेजी पे खेलता है। सैमसंग ऑलवेज गोज अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ हैविंग मल्टीपल फीचर्स, अलग अलग तरीके के डिजाइन, कलर्स, इनोवेशन, फोन के अंदर नए नए फीचर्स। सैमसंग वहां पर खेलता है, उसकी कंपेरेटिव एडवांटेज वो है। चाइना की कंपेरेटिव एडवांटेज है कि वहां पे लेबर सस्ती है, प्रोडक्शन बहुत बड़े वॉल्यूम में हो सकती है। यूएस की कंपेरेटिव एडवांटेज ये है कि दुनिया भर से जो सबसे जहीन जहन होते हैं, बड़े दिमाग होते हैं, इंक्लूडिंग बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, टीचर्स, पीएचडीज, डॉक्टर्स, वो यूएस जाते हैं। हमेशा इनोवेशन और रिसर्च वहां से होती है, प्रोडक्ट यूएस से ड्राइव होता है, बाकी दुनिया में बल्क में प्रोड्यूस होता है। इंडिया, चाइना, वियतनाम, यहाँ पे बल्क में प्रोड्यूस होता है। हमेशा आइडिया
रिसर्च कंप्लीट यूएस में होती है। थिंकिंग के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए चाइना जैसा मुल्क भी यूएस पे डिपेंडेंट होता है कि यार ये अब क्या करने वाले हैं, ये अब क्या नया करने वाले हैं। वो फिर उनको देख देख के कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज जो है वो यूएस का पार्ट है, और बहरहाल वहां से लोग पढ़ते हैं और पढ़ के जो है वो निकलते हैं। तो कहने का मकसद, हर किसी का अपना कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। हमारी कंपेरेटिव एडवांटेजेस के अंदर एग्रीकल्चर आता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर का। यील्ड अलबत्ता हमारी बहुत बुरी है, लेकिन हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में आते हैं, टॉप 10 के अंदर। कहने का मकसद ये कि इन कंपेरेटिव एडवांटेजेस को बिल्ड करने का तरीका ये होता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में सोचें, कंपेरेटर्स के बारे में सोचें, एंड देन फाइंड आउट कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपको कंपेरेटर पे एज देगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं और ट्रेनिंग के बगैर सैलरी बोनसेस दे रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, और लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे कोई ट्रैक नहीं है, सॉलिड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं लगे हुए आपके पास, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स नहीं लगे हुए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आप कहाँ पे जो है वो सबसे बुरा कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद, कंपेरेटिव एडवांटेज इस तरीके से आपके पास जो है वो बिल्ड होता है। ये क्या कहते हैं सर, कैन यू चेक दी अबव आंसर, इंटरनेट फैसिलिटी शुड बी मेड बेटर इंश्योर दैट। नहीं, इंटरनेट हाउ कैन इट बी कंपेरेटिव एडवांटेज, ये तो कंपेरेटर आराम से कॉपी कर सकता है ना। आपके पास अच्छा इंटरनेट होना ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि और कोई नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद कहते हैं, कंसोलिडेटिंग द इनबाउंड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द कस्टमर एंड मेक द सॉफ्टवेयर वेयर द कस्टमर गेट्स द आंसर इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ, टेक्नोलॉजी आ सकती है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कस्टमर उस पर फीडबैक कैसा दे रहा है। अगर सामने से एआई बात कर रहा है तो मैं फोन रख दूंगा, नॉर्मली मैं फोन रख दूंगा, तो सामने कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। सर कैन यू ऑल्सो फोकस टू प्रोवाइड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू स्टाफ। अबे तुम लोग स्टाफ के पीछे ही लग गए हो भाई, कितने पैसे दे दिए, बोनस दे दिया, ट्रेनिंग करा दी, डर वो बहुत है। उनके पैकेज का ही पार्ट होनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन भी। ठीक है, आप सैलरी किसी को 1.5 लाख दे रहे थे, अब ट्रांसपोर्टेशन 5,000 खर्चा, अब एक 45 दे दो। मार्केट में एक 20 चल रही होगी, आप 1.5 का सोच रहे थे, एक 45 दे दो, ट्रांसपोर्टेशन दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन इतना ज्यादा एक ही एंगल को नहीं डिस्कस करना है कि आप कुछ और बता ही नहीं पा रहे। सही है। तो ये बहरहाल ये सारी चीजों से आपका कंपेरेटिव एडवांटेज बिल्ड होता है। इंटरनेट एक थ्रेशोल्ड रिसोर्स है, आपने एसपीएम के अंदर पढ़ा होगा। कुछ होते हैं थ्रेशोल्ड रिसोर्स, कुछ होते हैं स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। इंटरनेट इज नॉट ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, इट्स अ थ्रेशोल्ड रिसोर्स। कोई भी पैसे खर्च करके अच्छा इंटरनेट लगा सकता है। इसमें मेरी तरफ से एडवांटेज क्या है, मेरी तरफ से अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। अलग मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसके। अच्छा जी, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, ये 4 हो गए। ठीक है। पार्ट ई में कहता है, आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद द करंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर इंटरनल ऑडिट एंड रेकमेंड विद जस्टिफिकेशन सूटेबल चेंजेस। आप यहाँ पे जो है वो सूटेबल चेंजेस बताएं। अच्छा, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इंटरनल ऑडिट के लिए, ये हम यहाँ पर आते हैं, ये इंटरनल ऑडिट की बात आ रही है। The internal audit report for December Falana was discussed and the recommendations adopted with the exception of reviewing the treasury function in detail, including its status as a profit center. GM noted the amount of profit had been generated by the treasury function and hailed its performance as a huge success. GM added, that's why I authorized you to do it when you were the financial controller, Talib, and what a great decision it has turned out to be. In these turbulent times, the profits generated by treasury have saved our skins with the investors. तो बहरहाल ये इंटरनल ऑडिट वाले जो है वो फाइनेंस का फंक्शन, फाइनेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके हवाले से हमें जो है वो यहाँ पे बात करनी है। ठीक है। सबसे पहले कहते हैं करंट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो यही है कि आपका जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ये फाइनेंस को रिपोर्ट करता है। बस लाया इसमें कोई क्या इश्यूज हैं, सवाल का जवाब क्या होगा, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स टू दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। कहाँ लिखा हुआ है तमीम, तमीम फहीम कहते हैं सर इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किस लॉ में लिखा हुआ है। सर सीसीजी में लिखा हुआ है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप लोगों का पार्ट है ये सिलेबस का, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, पोर्टल पे अवेलेबल है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर आप जाएं तो वो कहता है भाई, इंटरनल ऑडिटर शुड रिपोर्ट, या इंटरनल ऑडिट पूरा शुड रिपोर्ट टू दी
ऑडिट कमेटी। आपका बोर्ड एक कमेटी बनाता है ऑडिट कमेटी के नाम से, ये ऑडिट कमेटी को इनको रिपोर्ट करना चाहिए। ऑडिट कमेटी, रिस्क कमेटी, इस कमेटी को इनको जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। सही है, सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा सर, जब आप ये काम करेंगे कि आप फाइनेंस को फंक्शन दें, फाइनेंस को ही रिपोर्ट करेंगे, तो आपकी गलतियां कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी, इंडिपेंडेंस ही नहीं होगा काम करने का। अब जो बंदा आपकी सैलरी अप्रूव कर रहा है, आपके बोनसेस प्रमोशंस के ऊपर काम कर रहा है, आप उसी को वो कर रहे हैं, कोई नहीं, कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है ना। तो बहरहाल लैक ऑफ इंडिपेंडेंस रहेगा, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहेगा, लैक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट बिहेवियर। फाइनेंस फाइनेंस में फाइनेंस में डू व्हाट? फाइनेंस में स्टॉप देम फ्रॉम highlighting their own mistakes। और सर ये जो इंटरनल ऑडिटर था, प्रीवियसली फाइनेंस में था, और इसी ने ट्रेजरी का सजेशन दिया था। तो लाजमी सी बात है, जब इसने ट्रेजरी का सजेशन दिया था, तो ये अपने ही डिसीजन को रिव्यू नहीं करेगा, अपने ही डिसीजन को रिव्यू नहीं करेगा। और वो बोला भी है इसने, एक्सेप्शन ऑफ रिव्यूइंग द ट्रेजरी फंक्शन। क्यों सर? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है यहाँ पर। ये साफ साफ बता रहा है कि भाई तुमने ही इसका मशवरा दिया था हमें। When you were the financial controller, it was a great decision it has turned out। ठीक है, तो ये साफ बातें दो चार नजर आ रही हैं इस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर। आपकी बात में कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी, रिस्क टेकिंग आप इतनी ज्यादा जो है वो प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर सकेंगे, सेल्फ रिव्यू का थ्रेट होगा, इंडिपेंडेंस नहीं होगी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नॉन कंप्लायंस होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये अपनी जगह पे सारी बातें जो है वो मौजूद है सर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अपनी जगह पर मौजूद हो। ठीक है ना। इन सब चीजों को अगर आप देखो, ये रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, दिस इज नॉट द राइट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्ट एफ के ऊपर। सर, डिस्कस ट्रैक्स स्ट्रेटजीज विच एमसीएल में कंसिडर एंड एडवाइस विच स्ट्रेटजी एमसीएल शुड फॉलो। टैक्स स्ट्रेटजी की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट इन्होंने यहाँ हमें बताया था सर, एक तो चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि भाई अगर ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को क्लासिफाई कर लें और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की तरफ चले जाएं, तो ये एफटीआर में फॉल करेंगे। अभी जो ये नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हैं 29% का, ये इंतहाई इनएफिशिएंट अप्रोच है। ठीक है ना, इनएफिशिएंट अप्रोच है। कंपनी इज लूजिंग देयर मनी, कंपनी जो है वो उसके पैसे जाया हो रहे हैं। इनसफिशिएंट अप्रोच यहाँ पे जो है वो बन के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ करना क्या चाहिए था? आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर 0.25% एफटीआर के अंदर रिपोर्ट करना चाहिए था, ऑप्ट करना चाहिए था, और वो अपना टैक्स कम पे करते। लेकिन सर इन्होंने यहाँ पे एक और कहानी की हुई है पूरी। वो क्या कहानी की हुई है भाई? करंटली तो 29% टैक्स दे रहा है। हमने बोला ये तो कोई इंतहाई बेवकूफ़ी का काम है, ये करना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा भी टैक्सेस जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी, ये 10 जनवरी 2026 कह लो या 16 कह लो, 1 जनवरी 2015 इन्होंने 100% शेयर्स एक्वायर किए थे साहिवाल लिमिटेड के। कंपनी इंगेज इन द सेम बिजनेस एज एमसीएल। एसएल का जो साहिवाल लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर है ये भी 31 दिसंबर ही है। एसएल had brought forward assessed tax losses on the date of acquisition. Additionally, SL also incurred tax losses during the financial year 2000 फलाना। The above will need reflecting in tax calculations going forward। हाँ जी, यहाँ क्या करना चाहिए? अडॉप्ट ग्रुप टैक्सेशन, ग्रुप रिलीफ, सिंगल टैक्स यूनिट, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन देखो उसके थोड़े से न्यूआंसेस हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ये ग्रुप टैक्सेशन के ऊपर जाते हैं, क्या, तो ग्रुप टैक्सेशन के ऊपर ये 1 फिस्कल यूनिट के तौर पे टैक्स होंगे।
बट फिर यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है ना, इनको वन टाइम इररिवोकेबल ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। इसके अंदर आपके पास एक इररिवोकेबल ऑप्शन होता है जिसको आप बाद में बदल नहीं सकते। ये इररिवोकेबल ऑप्शन ये होता है कि भाई ऑप्शन वन, या तो आप एनटीआर पे चले जाओ, ऑप्शन टू, या आप एफटीआर पे चले जाओ। अब एनटीआर के अंदर तो लॉसेस अलाउड हैं, एफटीआर के अंदर लॉस की डिडक्शन अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड एट ऑल, कोई अलाउंस नहीं है। अब ये भी कंपनी जो है वो सेम बिजनेस कर रही है, यानी इसके भी कॉल सेंटर होंगे, इसके भी एक्सपोर्ट्स होंगे, ये भी जो है वो एक सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन लॉस इनको हो चुका है पास्ट में। आप अगर करेंगे तो वो कभी भी आगे जाके जो है वो नहीं हो पाएगा। सही है, नहीं हो पाएगा। और आगे जाके आप बोलेंगे कि यार ये चीज नहीं क्लेम हो पाई, ये फलाना नहीं क्लेम हो पाया, आगे जाके मसला हो गया, ये फलाना चीज हो गई। तो कहने का मकसद, आप एनटीआर और एफटीआर में से कोई एक चीज ऑप्ट करेंगे। अब अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूं, आप एनटीआर एफटीआर में से कोई एक चीज ऑप्ट कर सकते हैं। एक दूसरे के लॉसेस, एक तो एक्विजिशन से पहले वाले लॉसेस की डिसअलाउंस है, वो तो अपनी जगह पर एक बात है, लेकिन आगे जाके भी आपको अगर ये क्लेमेबिलिटी करनी है वन फिस्कल यूनिट के तौर पे, और इसके होते हुए लॉसेस को अपने पास लेना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई फिर एनटीआर एफटीआर में से क्या ऑप्ट करोगे, क्या ऑप्ट करना चाहिए। अब हैविंग सेड दिस, मैं ये बताने के बाद अब आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं कि इस पे सोचें अब इनको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, राइट स्ट्रैटेजी इनकी यहाँ पर क्या होगी। अब जो इनको करना चाहिए वो सोचो, और अब इस आंसर को फिर हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर, आप लोग सही पहुंच गए। ग्रुप टैक्सेशन के हवाले से आप लोगों ने ये बताया कि भाई फ्यूचर प्रोबेबिलिटी निकालें कि फ्यूचर में क्या होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम ग्रुप टैक्सेशन में जा रहे हैं तो लॉसेस प्रायर एक्विजिशन तो हमारे होंगे नहीं, लॉसेस प्रायर एक्विजिशन नॉट अलाउड, ये तो हम क्लेम कर नहीं सकते। बात सही है। वन फिस्कल यूनिट की टैक्सेशन में जाना है, करंट ईयर के लॉसेस क्लेम हो सकते हैं बस, वो भी उसी साल में, इन द सेम ईयर। ठीक है, इररिवोकेबल ऑप्शन फाइल हो गया, या तो एनटीआर की तरफ जाओ या एफटीआर की तरफ जाओ। लॉस डिडक्शन अलाउड नहीं होती एफटीआर में, एनटीआर में लॉसेस अलाउड होते हैं, अलाउड टू क्लेम, ये क्लेम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रुप टैक्सेशन की बात। अब यहाँ पे करना इनको ये चाहिए कि ये अपनी फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाएं। ठीक है, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस में ये इवैल्यूएट करें कि भाई आगे जाके मेरी टैक्स सेविंग ज्यादा कहाँ हो रही है। टैक्स सेविंग कैलकुलेट करें अंडर बोथ ऑप्शंस, ठीक है ना, एनटीआर एफटीआर दोनों केसेस, एंड चूज द बेस्ट केस। बेस्ट केस आप यहाँ पे चूज करें। ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रुप टैक्सेशन की बात। सर स्ट्रैटेजी वन, स्ट्रैटेजी वन, मैं क्या करूं, मैं एफटीआर में टैक्स हो जाऊं। स्ट्रैटेजी टू, मैं क्या करूं, ग्रुप टैक्सेशन में टैक्स हो जाऊं। स्ट्रैटेजी थ्री, मैं नॉर्मल टैक्स देता रहूं बेवकूफों की तरह। एक और ऑप्शन भी है, एक और ऑप्शन भी है, क्या कोई गेस कर सकता है, एनीवन। हेलो सर, आवाज आ रही एक और ऑप्शन भी है, ग्रुप टैक्सेशन से मिलता जुलता ही है, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है। सर? ग्रुप रिलीफ का 59B। हेलो? हाँ जी, हेलो सर? क्या हो सकता है वो, पूरा केस बताओगे कैसे अप्लाई होता है। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, ग्रुप रिलीफ, एक्सेलेंट। 2-3 साल का ग्रुप रिलीफ मिल जाता है ना आपको, 3 साल का मिलता है टोटल, ठीक है ना, 3 साल का मिलता है। तो भाई स्ट्रैटेजी फोर ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है, स्ट्रैटेजी फोर, इफ यू फील कि आप एसएल को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में ये कंपनी आ जाएगी, ठीक है, इफ एमसीएल फील्स दैट दे विल
improve SL and profits will be there very soon. तो फिर थोड़ा सा ना आपके लिए हिसाब किताब चेंज हो जाता है, फिर आप ग्रुप रिलीफ की तरफ चले जाए। ग्रुप रिलीफ में अदर देन कैपिटल लॉस, यानी कैपिटल गेन का लॉस, आप क्लेम कर सकते हैं फॉर 3 years। इसमें भी बिफोर एक्विजिशन अलाउ नहीं होगा, बिफोर एक्विजिशन नहीं अलाउ होगा, ठीक है। 3 साल का ऑप्शन आपके पास होता है। अब वो जो इनकम टैक्स का एग्जैक्ट प्रोविजन है, ओपन बुक है, वो तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे सामने होगा, वहां से छाप लेना, ठीक है। ये क्लेम जो है वो 3 साल के लिए हो सकता है। इसमें भी एक्विजिशन से पहले के क्लेम नहीं होंगे, बिफोर एक्विजिशन नहीं होगा। लेकिन सर पता है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये इररिवोकेबल ऑप्शन के चक्कर में आपको नहीं डालता। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, यू कैन गो फॉर FTR, यानी MCL, बोथ द कंपनीज कैन गो फॉर FTR। गो फॉर FTR, एक दो दफा का बेनिफिट है, ले लें, कोई बात नहीं, खैर हो गई। लेकिन ये सारी बात इवैल्यूएशन के ऊपर है। आपको रेकमेंड ये करना चाहिए, सर आप रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे मांगी है रिक्वायरमेंट में, डिस्कस एंड एडवाइस, ये रहा, विच स्ट्रेटेजी शुड फॉलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करके फिर आप इसका जो है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी इसमें से चूज करनी है आपने। लेकिन बजाहिर अपेरेंटली अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि आपने कंपनी इसलिए थोड़ी खरीदी है कि वो जिंदगी भर लॉस करे। आपने इसलिए तो नहीं खरीदी है, ठीक है ना। आपने इसलिए तो नहीं खरीदी कि कंपनी जो है वो लॉसेस करती रहे। तो अपेरेंटली एसएल वुड टर्न प्रॉफिटेबल एंड ग्रुप रिलीफ सीम्स द बेस्ट। एसएल would turn profitable and group relief seems the best। अब ये बात इसने ना स्पेसिफिकली हमें नहीं बताई है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सीम्स द बेस्ट। इसीलिए मैंने ये वर्ड सीम्स का इस्तेमाल किया है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि भाई हमने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी है। अभी वो मुझे लिख के दे दे कि ये बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो मैं बेवकूफ हूँ या NTR को ऑप्ट करूँ लॉसेस को क्लेम करने के लिए ग्रुप टैक्सेशन के अंदर। फिर मैं 3 साल का एक ऑप्शन ग्रुप रिलीफ का फाइल करता हूँ, उसके बाद जैसे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी, प्रॉफिटेबल के बाद मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं इजीली अपनी सारी चीजों को जो है वो लेके चल सकूंगा। समझ में आती है बात? तो MCL ग्रुप रिलीफ ले सकता है, जबकि SL अपने लॉसेस को MCL के पास सरेंडर करवा सकता है कैपिटल लॉस के अलावा करंट टैक्स ईयर के लिए, ठीक है ना। वो MCL के टैक्सेबल इनकम से इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जाके सेट ऑफ हो जाएगा करंट ईयर में या अगले 2 सालों के अंदर, जो भी उसकी प्रिस्क्राइब कंडीशंस हैं लॉ के हिसाब से, वो कंडीशंस पूरी होने के बाद। इस स्ट्रैटेजी में ये आखिरी स्ट्रैटेजी की हमने बात की, इसमें ग्रुप रिलीफ का एडवांटेज लिया जा सकता है। एसएल अपने लॉसेस को सरेंडर कर सकता है करंट टैक्स ईयर और अगले 2 साल के लिए तकरीबन। और ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एक्विजिशन से पहले के, ये सरेंडर नहीं होंगे, ये सरेंडर नहीं होंगे। तो उसकी रिकमेंडेशन ये बनती है कि भाई अगर एसएल के टैक्स लॉसेस इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, आगे जाके ये प्रॉफिटेबल हो सकती है, तो फिर आप अभी ये ऑप्शन क्लिक कर लें, उसके बाद फिर आप FTR के अंडर जो है वो टैक्स हो जाइएगा। FTR की लाइबिलिटी सबसे कम बनती है, FTR स्ट्रैटेजी पे बाद में मूव किया जा सकता है, ठीक है। जी दानिश, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो? हेलो सर? कुछ कहना चाह रहे हैं? चले, ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आते आते हमारी ये सारे पार्ट्स मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तमाम पार्ट्स हमारे यहाँ पे मुकम्मल हो गए, ABCDEF, इन सबको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। टैक्स वाला पार्ट भी देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, सोचना कैसे, आंसर्स को कैसे लिखना है। देखो मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ, MSA 2 इज अबाउट पुटिंग योर सेल्फ इन दी अदर पर्सन सिचुएशन, जो आपको पेपर में दी गई है, एग्जाम में दी गई है, जो बैकग्राउंड आपको बताया गया है उसके, यानी आप सिचुएशन में अपने आप को डालें, रैशनली सोचें यहाँ क्या करना चाहिए।
या सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, या कंपनी के लिए क्या चीज प्रॉफिटेबल होगी। नो वंस आस्किंग यू कि जो सजेस्टेड आंसर के अंदर एक आइडियल बिल्कुल खूबसूरत सा जबरदस्त किस्म का आंसर लिखा हुआ है आपसे वो रिक्वायर्ड है, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। it's the examiner also knows कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप इतना डिटेल्ड आंसर एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है और जितनी रिक्वायरमेंट बनती है उस हिसाब से तो आपको सही तरीके से लिखना चाहिए। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में ये लिखा है, लेकिन आई वुड रेकमेंड, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप करें, जो कैलकुलेशंस वगैरह हमने यहाँ पे की हैं उन्हें एक्सेल में सॉल्व करें, जो आपका एग्जाम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, और फिर उसके प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करके इन पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन करें। ठीक है जी, यहाँ तक आते आते हमारे सवाल मुकम्मल हो गया। भाई यहाँ पे एक सवाल आया कि सर ग्रुप रिलीफ की तो वो फाइनेंसिंग वाली और वो सारी चीज़ों की कंडीशन होती है। भाई कंडीशंस बिल्कुल मीट होंगी। एग्जाम देखो नंबर उसने दिए 10 तुम्हें यहाँ पे, अब 10 नंबर में मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम ग्रुप टैक्सेशन और ग्रुप रिलीफ की सारी कंडीशंस जो है वो लिखना शुरू कर दो। तुम एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि भाई इस सेक्शन के अंदर ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये पूरी हो रही हैं, हैविंग यानी अज्यूमिंग कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो टैक्स स्ट्रैटेजी ये बनती है। तो तुमसे कंप्लायंस चेकलिस्ट नहीं मांग रहा है कि बताओ क्या क्या चीजें यहाँ पे कंपनी को करनी चाहिए, वो बोल रहा है भाई स्ट्रैटेजी बताओ। हमने 4 स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, एक वो जो बेवकूफ़ी की है जो ये आज कर रहे हैं, दूसरी एफटीआर की है, तीसरी ग्रुप टैक्सेशन की है, चौथी ग्रुप रिलीफ की है। दो दो ढाई ढाई नंबर, 5 3 4 नंबर के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी बतानी है। अब आप थोड़ी कोई 12 कंडीशंस बैठ के वहां पे बेयर एक्ट में से कॉपी पेस्ट कर रहे होगे या लिख रहे होगे, टाइप कर रहे होगे। भले टाइम हो तो कर लो, वरना आप लिख सकते हो कि भाई प्रिस्क्राइब कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये सवाल हो गया मुकम्मल हमारा यहाँ पे।